बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स की लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था जी। चैप्टर नंबर 10 में इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में आप मैटर से रिलेट कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने मैटर पढ़ा। मैटर क्या होता है, उसकी जो 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में बात की। फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को स्टडी किया और फिर हमने इस थ्योरी की मदद से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिहेवियर को समझने की कोशिश की कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का बिहेवियर क्यों है ऐसा। फिर हमने मैटर की पहली प्रॉपर्टी को स्टडी किया जी। इसका नाम होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि अगर आप किसी मैटर पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अगर आप जैसी फोर्स हटाओगे तो शेप, ओरिजिनल शेप वापस आ जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सॉलिड पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे आप उस पर से फोर्स रिमूव करोगे तो फिर ये अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है अक्सर साइंटिस्ट, अक्सर फिजिशियंस जो है वो क्लेम करते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे पाई जाती है। कुछ साइंटिस्ट इस पर तजाद करते हैं जी। वो कहते हैं जी कि गैस इलास्टिक नहीं होती क्योंकि गैस और लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है और वॉल्यूम रिटेन रहता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है शेप चेंज हो जाता है। तो शेप जो है जैसे लिक्विड और गैस का शेप फिक्स नहीं होता। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो परमानेंट चेंज भी आ जाता है। बहरहाल मेरा भी ख्याल यही है, मेरा भी मानना यही है कि सिर्फ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी सॉलिड में मिलती है। फिर हमने इस इलास्टिसिटी से रिलेट कुछ टर्म्स होती हैं जी। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक बॉडीज, स्ट्रेस और स्ट्रेन, हमने इनको देखा। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि अगर आप देखते हो कि मटेरियल्स पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आप फोर्स को रिमूव करोगे तो वो इलास्टिसिटी शो करेगा। लेकिन एक खास लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको मैटर, आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नजर आएगी। अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी तो फिर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और ऑब्जेक्ट में एक परमानेंट चेंज आ जाता है। तो उस लिमिट को आप इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक बॉडीज कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डिमोस्ट्रेट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, उनको हम इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेस जो है दरअसल प्रेशर होता है, लेकिन अगर हम इलास्टिक मटेरियल पर, इलास्टिक बॉडी पर प्रेशर बोल रहे होते हैं तो हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस का। ठीक है, तो एक्चुअल में स्ट्रेस जो है वो प्रेशर है, जो हम अभी पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में भी। एक्चुअल में स्ट्रेस प्रेशर ही होता है, बस फर्क ये है कि स्ट्रेस जो है हम खाली लिमिट कर देते हैं इलास्टिक बॉडीज के अंदर। जैसे कि वेट जो होता है, वेट भी तो फोर्स है ना, वेट भी एक फोर्स है, लेकिन हम वेट जो है खाली अर्थ से लगने वाली फोर्स को कहते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेस प्रेशर होता है, लेकिन सिर्फ इलास्टिक मटेरियल में जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो बहरहाल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इन एन इलास्टिक बॉडी। अगर आप एक इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो मैंने आपको बताया था प्रेशर को एक्सप्लेन करते हुए कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो तो आपकी वो फोर्स उस पूरे ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उस पूरे ऑब्जेक्ट में बट जाती है। तो एक यूनिट एरिया को जितनी फोर्स मिल रही होती है उसको हम कहते हैं प्रेशर। यूनिट एरिया से मुराद होता है एक इतना बड़ा टुकड़ा जिसकी लेंथ और ब्रेथ 1 मीटर हो, 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो, तो इसको आप कहते हो एक यूनिट एरिया। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स जा रही होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर, तो उसको आप प्रेशर कहते हैं। और अगर प्रेशर आप इलास्टिक बॉडी के अंदर की बात कर रहे होते हैं तो उसको आप स्ट्रेस कहते हो। स्ट्रेस को आप डिनोट करते हो इस सिंबल से, ये सिंबल कहलाता है सिग्मा, ग्रीक लेटर है जी ये, सिग्मा पढ़ते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जितनी आपने फोर्स अप्लाई की है डिवाइड कर दे आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका जितना एरिया है उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स पहुंच रही है। इसका जो यूनिट होता है स्ट्रेस का वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद हमने स्ट्रेन की बात करी। स्ट्रेन क्या होता है? जब आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं उससे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है, उस स्ट्रेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस में चेंज आ रहा होता है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब डायमेंशन से मुराद उसके लेंथ में भी चेंज हो सकता है और उसके वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, दोनों तरह का चेंज हो सकता है। अगर आप एक इलास्टिक एक स्प्रिंग पर मिसाल के तौर पे, या आप एक बबल गम ले लें और बबल गम पर या एक रबड़ पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। अगर आप दो तरफ से फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है।
तो जब आप एक इलास्टिक बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो दो तरह का चेंज हो सकता है, या तो उसकी लेंथ चेंज हो सकती है या उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो यूं हम स्ट्रेन की भी दो टाइप्स बना देते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से मुराद होती है कि अगर आपने एक इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी है, स्ट्रेस अप्लाई किया है, उसकी लेंथ में जितनी तब्दीली आ रही होती है, यूनिट लेंथ के अंदर जितनी तब्दीली आ रही होती है, इसको आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है जी, कि अगर आपने एक इलास्टिक बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई किया है और उसके यूनिट वॉल्यूम पर कितना तब्दीली आ रही है, उसके वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आ रही है, यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो इसको आप कहते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये इनके फॉर्मूले हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी। इनके कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये रेशियोज हैं दरअसल, ठीक है। सेम क्वांटिटीज का जब रेशियो होता है तो कोई यूनिट नहीं बनता। तो ये हमने इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिसिटी के हवाले से तीन चार चीज़ों को समझा, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब आते एक लॉ पढ़ा हमने, हुक लॉ। ये रॉबर्ट हुक ने 1660 में पेश किया था जी। इस लॉ में रॉबर्ट हुक ने कहा कि स्ट्रेस प्रोड्यूस स्ट्रेन इन एन इलास्टिक बॉडी एंड द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर आप एक इलास्टिक बॉडी के अंदर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो स्ट्रेन पैदा होता है। यानी अगर आप सीधी सी जबान में स्ट्रेस और स्ट्रेन को, अगर मैं सिंपल सी वर्डिंग में बोलूँ, स्ट्रेस आप बोल लें फोर्स और स्ट्रेन आप बोल लें लंबाई वगैरह में जो चेंज आ रहा है। तो अगर हम इजी इस लॉ को आसानी से समझने के लिए स्ट्रेस को फोर्स बोल देते हैं और स्ट्रेन का मतलब होता है ना लंबाई में तब्दीली या वॉल्यूम में तब्दीली, यूनिट लेंथ या यूनिट वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आती है, तो हम अपनी आसानी से समझने के लिए हम स्ट्रेस को फोर्स बोल देते हैं और स्ट्रेन का मतलब हो गया लंबाई या वॉल्यूम में कितना तब्दीली हो रही है या वो तब्दील हो रहा है। तो हुक लॉ के मुताबिक अगर आप एक इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो, स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो उसके अंदर उसकी लेंथ या वॉल्यूम में तब्दीली आएगी। ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से। ये सिंपल सा लॉ था जी। स्ट्रेस से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इस लॉ की मदद से हमने इक्वेशन बनाई थी जी, K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये K जो होता है इसको हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, इसको आप कहते हो इलास्टिक कांस्टेंट या इसको आप हुक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये K जो होता है इसकी इसकी जो नाम होता है, ये इसके हिसाब से दो टाइप्स होती है K की, क्योंकि स्ट्रेन दो टाइप का होता है। स्ट्रेस तो आपको एक ही किस्म का मिलता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन स्ट्रेन की हमने देखा है ना दो टाइप्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चूंकि दो टाइप का स्ट्रेन होता है, लिहाजा के भी आपके पास दो टाइप का हो जाता है। इलास्टिक कांस्टेंट दो किस्म का होगा, एक कहलाता है यंग मॉड्यूलस, एक कहलाता है बल्क मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस क्या होता है कि अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है और आपके इलास्टिक बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हो रहा है, उसकी लंबाई में तब्दीली आ रही है, तो फिर जो इलास्टिक कांस्टेंट होगा उसको आप कहते हैं यंग मॉड्यूलस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलास्टिक यंग मॉड्यूलस को आप y से डिनोट करते हो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूले डालते हैं जी, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। इसको आप करेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा जी एफ एल अपॉन ए डॉट डेल्टा एल। ये आपका यंग मॉडुलस हो गया जी, इसका फॉर्मूला हो गया एफ एल अपॉन एरिया और डेल्टा एल। जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट पर, इलास्टिक बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई किया है और उसके वॉल्यूम में फर्क आ रहा है, तो फिर जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट बनता है उसको आप कहते हो बल्क मॉड्यूलस। बीटा से इसको आप डिनोट करते हो, ये इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसकी सिंपल फॉर्म ये हो जाती है जी एफ वी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। इन दोनों के यूनिट्स याद रख लिएगा, दोनों के यूनिट सेम ही होते हैं जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस वाला यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस वाला यूनिट है क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, तो इसलिए स्ट्रेस वाला ही यूनिट इन कांस्टेंट्स पर अप्लाई होता है। तो ये हमने पढ़ा था हुक लॉ, और उससे रिलेट जो है, अल्लाह आपका भला करे, कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी। अब जरा देखते हैं जी कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस थिंग। इस सारी चीज़ों के पीछे, इलास्टिसिटी के पीछे कारामत क्या चीज़ें होती है। सपोज करें जी ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे आपने एक स्प्रिंग बांधा हुआ है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है जी, ये आपके पास एक स्प्रिंग है। हम जानते हैं स्प्रिंग जो होता है वो एक इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इलास्टिसिटी शो करेगा, ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, और जैसे आप फोर्स हटाओगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और चूंकि ये इलास्टिसिटी शो कर रहा है लिहाजा ये इलास्टिक बॉडी हो गया।
तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स जब आप इस पर अप्लाई करोगे उससे प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स आप अप्लाई करोगे उसको आप स्ट्रेस कह लेते हो, स्ट्रेस बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। उसके बाद हुक लॉ के मुताबिक इस स्ट्रेस से, हुक लॉ के मुताबिक इस स्ट्रेस से इसके अंदर स्ट्रेन पैदा होगा, यानी इसके लेंथ या वॉल्यूम में तब्दीली आएगी और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये तो हमने पता है जी। तो हमारे पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी होती है, ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो उससे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। हुक लॉ के मुताबिक इस स्ट्रेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन पैदा होगा, यानी इसकी लेंथ या वॉल्यूम में तब्दीली आएगी। फिर जैसे आप इस फोर्स को हटा दोगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप पर वापस आएगा। होता क्या है जी, आपने इस पर फोर्स अप्लाई की ऐसे, या आपने फोर्स अप्लाई की है और इस फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, बस हम सिर्फ सिंपल सा फोर्स लगा देते हैं, नहीं तो वैसे फोर्स लगता है तो वो यूनिट एरिया वगैरह वगैरह। तो जैसे आप इस इलास्टिक स्प्रिंग पर जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इस फोर्स की वजह से आपका इस स्प्रिंग के अंदर एक वर्क पैदा होगा। ये आपका जो है जैसे पीछे चला गया, इतना मूव हो गया जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना इसने डिस्टेंस तय कर लिया, डिस्टेंस को आप एक्स कह लो, ठीक है। तो जैसे आपने फोर्स अप्लाई की इसके शेप के अंदर तब्दीली आ गई, इसकी लेंथ छोटी हो गई और ये स्प्रिंग सिमट के 0 पॉइंट से ए पॉइंट पर चला गया। ये इसके अंदर क्या हुआ है, चेंज इन लेंथ कह लेते हैं, चेंज इन लेंथ, यानी स्ट्रेन पैदा हो गया, ठीक है। स्ट्रेन पैदा हो गया, इसकी लंबाई में चेंज हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या पैदा हुआ, स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रेन पैदा हुआ और स्ट्रेन की वजह से आप देख लें इसकी लेंथ जो है वो छोटी हो गई, नजर आ रहा है। तो 0 पॉइंट पर था, आपने फोर्स लगाई, ए पॉइंट पर चला गया। अब अगर हम इसको वर्क और एनर्जी के एंगल से देखें तो मैंने जैसे इस पर फोर्स अप्लाई की है, इसने फासला तय किया, ये हो गया वर्क, ये क्या हो गया, वर्क, क्योंकि फोर्स अगर आप लगाते हो फासला तय करता है तो ये वर्क हो जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा है चैप्टर 8 में कि जब आप वर्क करते हो तो वो वर्क जो है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ जो है इस स्प्रिंग के अंदर ये वर्क स्टोर हो जाएगा और किस फॉर्म में स्टोर होगा, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। इस स्प्रिंग के अंदर अब एक एनर्जी डेवलप हो गई और उस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डेवलप हुई, क्योंकि जैसे आपने फोर्स लगाई इसने कुछ फासला तय किया, ये हुआ वर्क, आपने स्प्रिंग पे किया वर्क, और वर्क आप जानते हैं कि वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर हो जाता है। तो ये वर्क जो है इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया और किस फॉर्म में स्टोर हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया। अब आपने सपोज करें जी ये अप्लाइड फोर्स आपने हटा दी, हटा दीजिए आपने अप्लाइड फोर्स, तो ये जो वर्क हुआ था ये भी समझ लीजिए तो खत्म, ये तो स्टोर हो गया ना। अब आपने फोर्स अप्लाई कर दी तो अब आपके स्प्रिंग के अंदर क्या मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। आपके स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी डेवलप हुई है जिसको आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा। और आप जानते हैं कि एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी में काम करने की सलाहियत होती है। तो जैसे आपने फोर्स हटा दी, अब ये एनर्जी क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर वर्क पैदा कर देगा। एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, क्या मेरा चार्ज नहीं है, ले जाओ, हाँ। तो अब इस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई है, कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं कि एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जैसे आपने फोर्स हटा दी, फोर्स मैंने देख लिया हटा दी, तो अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जो एनर्जी आपके इस ब्लॉक के अंदर वर्क पैदा कर देगी, ये वर्क होगा और आपका स्प्रिंग जो है वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। देख लें, अब ये जो है इतना फासला तय करेगा, फोर्स भी अप्लाई होगी, इस एनर्जी की वजह से फोर्स अप्लाई होगी, इसको हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो हुआ क्या, जैसे आपने स्प्रिंग पर दबाया, आपने फोर्स लगाई, स्प्रिंग ने फासला तय किया, ये हो गया वर्क। वो वर्क आपके स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। जैसे आपने फोर्स हटाई तो आपके स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी मौजूद थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उस स्प्रिंग की एनर्जी ने आपके ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई, उस फोर्स को आप कहते हो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। और उस फोर्स की वजह से आपका स्प्रिंग मूव होने लग गया, इसने अब अपोजिट डायरेक्शन में फासला तय करके वापस ओ पॉइंट पर आ गया, वापस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये फोर्स लग गई, फासला तय हो गया, तो ये वर्क हो गया। ये वर्क क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी ने वर्क कराया।
तो आपकी एनर्जी जो है इसकी वजह से ये वर्क होगी आपके पास। तो ये सारा वही एनर्जी कन्वर्जन, वही फोर्स और वर्क वाला मामला रहा। तो जब आप एक इलास्टिक, तो ऐसे इलास्टिसिटी शो हो रही होती है ऑब्जेक्ट। जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो वर्क होता है, उसका साइज चेंज होगा, जाहिर बात है उसने कुछ फासला तय कर लिया, इसका मतलब एक वर्क हो गया। तो जब आप एक रबर बैंड को खींचोगे तो आपने फोर्स अप्लाई की, रबर बैंड का साइज इंक्रीज हुआ, वर्क हो गया। वो वर्क उस रबर बैंड में स्टोर हो जाएगा, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई। जैसे आप छोड़ दोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक फोर्स क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। एनर्जी इस फोर्स की मदद से आपके उस ऑब्जेक्ट में वर्क कराएगी, क्योंकि ये एनर्जी का काम होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी आपके उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करेगी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से, जिसकी वजह से वर्क होता है। और आपका वर्क के नतीजे में आपका जो ऑब्जेक्ट है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना शुरू कर देता है, और यूं इसका जो है ओरिजिनल शेप वापस आ जाता है। तो आपकी एनर्जी जो आपने दी थी वो आपकी एनर्जी खत्म भी हो गई, जो आपने दी वो आपकी निकल गई, आपका ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ गया। तो दैट इज हाउ इलास्टिसिटी वर्क। इस तरीके से इलास्टिसिटी जो है वो काम करती है। अब हमने जो है एक फॉर्मूला तो हमने ये बनाया जी हुक लॉ की मदद से। हुक लॉ की मदद से आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो ये है कि इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है जी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपल जबानों में लिखें तो एक और फॉर्मूला हम बना लेते हैं, वो हम बनाते हैं हुक लॉ अप्लाइड टू हेलिकल स्प्रिंग। हुक लॉ का एक सिंपल वर्जन निकालेंगे हम। हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे हम एक हेलिकल स्प्रिंग के अंदर, अप्लाइड ऑन अ हेलिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग, ठीक है जी। तो हम हुक लॉ को एक हेलिकल स्प्रिंग पर अप्लाई करेंगे, और उसकी मदद से हमने ये जो हुक लॉ का फॉर्मूला बनाया है ना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इसका एक सिंपल वर्जन ड्राइव कर लेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कॉम्प्लिकेट है जरा। स्ट्रेस का आपने वो फॉर्मूला देखा ना, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस, तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, यंग मॉडुलस में एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वर्जन है फॉर्मूले का, इसको हम जरा सिंपल वर्जन में लाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हुक लॉ को एक हेलिकल स्प्रिंग पर अप्लाई करेंगे। हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं जी एक वर्टिकल स्प्रिंग होता है, जैसे कि ये आपके पास सपोर्ट है जी, दीवार छत कोई, और इससे आपने एक वर्टिकल स्प्रिंग बांध दिया। ये आपके पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है और आपने उस पर एक ऑब्जेक्ट बांधा होता है, इसको आप कहते हो हेलिकल स्प्रिंग। ये है जी एक हेलिकल स्प्रिंग। अब इस हेलिकल स्प्रिंग पर हम हुक लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे, सपोज ये आपने ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है, हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, ये फोर्स हो गई। फोर्स हो गई ना, फोर्स क्या है आपके पास, वेट। वेट इज द फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट के, ये जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, ये इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेकर जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्प्रिंग जो है वो चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया। अब आपका स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब आपकी ये जो है ना फोर्स, ये स्ट्रेस हो गई एक लिहाज से, क्योंकि इसने जो है आपके स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन पैदा किया है ना। आपके देखें स्प्रिंग के अंदर लंबाई में फर्क आ गया, पहले लंबाई आपके पास इतनी थी, अब आपके स्प्रिंग की लंबाई इंक्रीज हो गई। तो ये जो लंबाई में चेंज आता है इसको आप स्ट्रेन कहते हो। आपके स्ट्रेन पैदा हो गया जिस स्प्रिंग के अंदर, और हुक लॉ के मुताबिक स्ट्रेन पैदा होता है बाय स्ट्रेस। तो यहाँ स्ट्रेस क्या हो गया, ये जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना वेट की सूरत में, ये स्ट्रेस हो गया। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अब सपोज करें स्ट्रेन को भी हम सिंपल ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इस आपके ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आया है, इसको आप कह लो कि ये एक्स है। तो इस हेलिकल स्प्रिंग पे जब मैं ऑब्जेक्ट को लगाता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फोर्स का किरदार अदा करता है। आपका ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है ये आपके इस ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग पर फोर्स का किरदार अदा करता है। आपके स्प्रिंग को ये खींचता है, आपके स्प्रिंग में स्ट्रेन पैदा हो गया। तो हुक लॉ के मुताबिक स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन से पैदा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है ना जी। हुक लॉ के मुताबिक स्ट्रेस अप्लाई करोगे आप इलास्टिक बॉडी पे, स्ट्रेन पैदा होगा। इस एग्जांपल में हेलिकल स्प्रिंग में मैंने फोर्स अप्लाई की और फासला तय हुआ है, ये स्ट्रेन पैदा हुआ है और ये फोर्स थी। तो अकॉर्डिंग टू हुक लॉ ये जो स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और तो कांस्टेंट लाते हैं जी, F इज इक्वल टू k x। माइनस साइन इंडिकेट कर देंगे हम। माइनस साइन क्यों इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैंने आपको बताया हुआ है आपकी जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि आपका ये वेट नीचे की तरफ है, ये फोर्स है,
तो रिस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हो रही होती है वो ऊपर की तरफ होती है, या स्प्रिंग में जो स्टोर हो रही होगी ना वो ऊपर की तरफ होती है। तो डायरेक्शन चूंकि अपोजिट होती है इसलिए हम माइनस का साइन डाल देंगे। तो हमने हेलिकल स्प्रिंग पे जब हुक लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई जी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपके पास जो है हुक लॉ का एक सिंपल वर्जन आ गया। तो एक वर्जन ऊपर था हुक लॉ जब आपने सीधा सीधा अप्लाई किया था, तो ये आपके पास वर्जन था जी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और एक ये आपने हेलिकल स्प्रिंग पे जब अप्लाई किया तो आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मतलब सीधा सीधा बता दिया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये था जी आपकी पहली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी जो हमें मैटर की स्टडी करनी है एंड दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को स्टडी करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, माइक आपका खुला हुआ है, अगर आपको कोई सवाल है स्ट्रेस के हवाले से, इसके इलास्टिसिटी के हवाले से, तो पूछ लें। चले जी, आपका रिप्लाई आ गया नो, तब हम आगे बढ़ते हैं जी। हमने मैटर की पहली प्रॉपर्टी स्टडी कर ली जी इलास्टिसिटी के नाम से। आपने देखा इलास्टिसिटी क्या होती है, उसमें जो यूज होती है टर्म स्ट्रेस और स्ट्रेन, आपने देखा वो क्या होती है। स्ट्रेन की दो टाइप्स होती हैं। फिर आपने इससे रिलेटेड लॉ था हुक लॉ, आपने वो पढ़ा। हुक लॉ से फॉर्मूला आपने ड्राइव किया कौन सा, के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर के की दो वैल्यूज होती हैं, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले निकाले, थोड़े से कॉम्प्लिकेट फॉर्मूले थे। फिर आपने क्या किया, हेलिकल स्प्रिंग पर हुक लॉ अप्लाई किया। हेलिकल स्प्रिंग में जब आप हुक लॉ अप्लाई करते हो तो वहां स्ट्रेस होता है फोर्स, वेट की शक्ल में फोर्स, और जो स्ट्रेन होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जो आपका स्प्रिंग जितना चीरा है, बड़ा है, वो डिस्प्लेसमेंट आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है। तो F is directly proportional to x, F is equal to minus kx, that is the simple version of Hooke law। फिर आपने ये भी देखा कि ये आपका ये जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, किस तरीके से इलास्टिसिटी जो है ये अपना वापस ओरिजिनल शेप हासिल कर रहा है, इलास्टिसिटी कैसे हो रही होती है। तो आपने देखा कि इलास्ट वर्क होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी आपका वापस एक और वर्क करती है जिससे आपका ओरिजिनल शेप वापस आता है। अब हम आते हैं मैटर की सेकंड प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं, वो है प्रेशर। प्रेशर को तो एक लिहाज से हमने पहले भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है बहुत ही ज्यादा डिटेल में, कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं इज कॉल्ड प्रेशर। आप अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो बज़ाहिर हमें लगता है कि अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है जी, मैं अगर यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो फिजिकल लॉस तो कहते हैं कि जी खाली फोर्स का कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ फोर्स की जो है पावर कम है, इस तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे तो खाली ये वाला पार्ट ज्यादा मूव करना चाहिए। दो दो नीचे क्यों आ रही है? चले जी, आप कहीं चली गई थी, मैं दोबारा रुक गया था, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो प्रेशर की बात कर रहे थे हम। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो चूंकि मैं लेफ्ट साइड पर लगा रहा हूँ तो फोर्स की कंसंट्रेशन इस साइड पर ज्यादा है, इस साइड पर नहीं है। तो उस हिसाब से हम जानते हैं फोर्स मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, तो ये वाला पार्ट मूव करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी वो फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो बट जाती है। हमने उसको क्वांटिटिव मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने उसकी एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना ली कि हर एक यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स जा रही है, उसको हम प्रेशर कहने लगते हैं। तो प्रेशर से मुराद होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपकी वो फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट में बढ़ गई, आपके ऑब्जेक्ट का जो यूनिट एरिया है उस पर कितनी फोर्स मिली है, यूनिट एरिया को कितनी फोर्स प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ये फोर्स जितनी आप लगाते हो ना उससे कमी होगी, क्योंकि आपके बहुत सारे यूनिट एरियाज हो सकते हैं, 1 2 4 10 सब में बढ़ जाती है, तो ये कमी होती है। बहरहाल इसको आप सीधी सी जबान में ये भी कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर को आप पी से डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखें तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। फोर्स के फॉर्मूले के मुताबिक फोर्स जो होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, सॉरी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। ये बात तो सही है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिसाल के तौर पे आपने ये एक ऑब्जेक्ट है जी, इसके अंदर एक दो ये कितने यूनिट एरिया बना दिया, 6 यूनिट एरिया बना दिया। अब मैं 12 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ तो हर एक यूनिट एरिया पे कितनी जा रही है, 2 4 6 8 10 12। एक यूनिट एरिया पे कितनी आ रही है फोर्स, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर हो गया। मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ, मैं फोर्स इंक्रीज कर देता हूँ, फोर्स को मैं कर देता हूँ 24 न्यूटन। तो अब हर हर यूनिट एरिया पर फोर्स ज्यादा पहुंचेगी। मैंने फोर्स बढ़ा दी, अब हर यूनिट एरिया को भी ज्यादा ज्यादा फोर्स मिलेगी। कितनी कितनी मिलेगी, 4 4, यहाँ पे भी 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 4। तो अब आपके हर यूनिट एरिया को कितनी फोर्स मिल रही है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो फोर्स प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है बात कि जितनी ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। आपके 3 बच्चे हैं जी, आप उनको 10 रुपए दोगे, हर बच्चे को कम अमाउंट मिलेगी। 1000 रुपए दोगे, हर बच्चे को ज्यादा अमाउंट मिलेगी। और ज्यादा पैसे दोगे और ज्यादा अमाउंट मिलेगी। तो प्रेशर क्या है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगी। तो इसलिए ये तो इजीली समझ में आ जाती है बात कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपके पास प्रेशर डेवलप होता है। और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया जितना कम होगा ऑब्जेक्ट का उतनी ज्यादा फोर्स मिलेगी। जितना एरिया कम होगा उतनी ज्यादा फोर्स, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको जरा समझते हैं जी। सपोज करें जी ये मेरे पास ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसके अंदर यूनिट एरिया लगा लें आप 10 लगा लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 चले 9 लगा लेते हैं, 9 यूनिट एरिया। मैं इसको सपोज करें जी 90 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करता हूँ, 90 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करता हूँ। तो हर हर एरिया को 9 न्यूटन सॉरी 10 जाएगी जी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया थोड़ा बड़ा है, उसमें से 9 यूनिट एरिया बन रहा है। अब मैं 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ तो हर न्यूटन पर हर एरिया पर कितनी फोर्स जा रही है, 10 न्यूटन की। यानी इस ऑब्जेक्ट में प्रेशर डेवलप हो रहा है कितना, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर डेवलप हो रहा है। अगर मैं यही फोर्स, सेम फोर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगाता हूँ जिसका साइज छोटा हो और उसमें सपोज करें जी सिर्फ 4 यूनिट एरियाज निकल रहा है। तो अब मैं अगर 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा, 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा तो पता नहीं 7.5 45 45 90 20 22 22.5 के करीब जाएगी। 22.5 22.5 22.5 और 22.5। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा कर दिया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एरिया कम हो गया। तो अब आप देखें जी आपने वही फोर्स अप्लाई की लेकिन अब आपके पास हर यूनिट एरिया को कितना प्रेशर जा रहा है, कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, 25 तकरीबन सॉरी 22 प्रेशर बढ़ गया। तो आप क्या देख रहे हो, अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, जितना उसका साइज छोटा होगा उतने यूनिट एरियाज कम होंगे, उतनी ज्यादा जो है वो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तो फिर जाहिर बात है वो फोर्स ज्यादा एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हर एरिया को कम फोर्स मिलेगी। तो 100 रुपए अगर आप 2 बच्चों में बांटोगे हर बच्चों को ज्यादा अमाउंट मिलेगा। 100 रुपए आप 100 बच्चों में बांटोगे तो फिर हर बच्चे को कम अमाउंट मिलेगा। प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो फोर्स, अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला देखें दो चीजें हैं, फोर्स और एरिया। प्रेशर फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है और जितने छोटा ऑब्जेक्ट होगा, जितना कम एरिया होगा, उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। अब अगर इस चीज को और ज्यादा एक एग्जांपल से समझते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी जो नेल्स होती हैं, कील जिनको आप कहते हो, ऐसा उसका डिजाइन होता है कीलों का कि उसका जो किनारा होता है ना, आखिर का एंड, वो नोकीला कर दिया जाता है। वाई, यही एरिया कम करा जा रहा है।
देखिए अगर आपके पास कील जो है ऐसी होगी कि उसका एरिया, ये जो नीचे का आपका सिरा है वो फ्लैट है जी, यानी कि ऐसा है फ्लैट, और दूसरी तरफ ये वाली जो कील है इसका जो आखिरी एंड है ये वाला, ये कैसा है जी, नोकीला। ठीक है, एंड्स की बात हो रही है। तो मेरे पास जो पहली ये जो कील है इसका आप देखें जी एरिया कैसा है, फ्लैट, ज्यादा एरिया है जी, ज्यादा बड़ा स्पेस है, देखें कितना बड़ा स्पेस है, एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा है। तो अब जब आप मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूंगा प्रेशर कम पैदा होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि दूसरी तरफ ये जो दूसरी कील है इसमें देखें आप, इसका साइज नीचे से बहुत छोटा है, एरिया कम हो गया, एरिया क्या हो गया, कम। कम एरिया पर क्या होता है जी, प्रेशर ज्यादा डिवेलप होता है, ज्यादा प्रेशर डिवेलप होता है। तो जब आप इस कील पर फोर्स अप्लाई करोगे, दोनों कील्स पर फोर्स अप्लाई करोगे, एक जैसी फोर्स अप्लाई कर दो भले से, अगर आप दोनों कीलों पर एक जैसी फोर्स अप्लाई करोगे, ये जो पहली कील है आपके पास इसका एरिया ज्यादा है, कम प्रेशर डिवेलप होगा, इसको मुश्किल से ही अंदर जाएगी। जबकि ये जो दूसरी कील है आपके पास नंबर 2 पर, इसका एरिया कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा डिवेलप होगा। ज्यादा प्रेशर की वजह से ये आराम से आपकी जो है वो लकड़ी दीवार के अंदर एंटर हो जाती है। तो यही वजह है कि हम कीलों की नोकों को छोटा कर देते हैं ताकि एरिया रिड्यूस हो जाए। हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एरिया चूंकि कम है, प्रेशर ज्यादा डिवेलप हो जाएगा, और एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम डिवेलप होता है। इसी तरीके से अक्सर, ये तो आपने खैर देखा नहीं होगा, मैं आपको देखा तो नहीं होगा, लेकिन एक बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक इंसान है ऐसा जूता पहना हुआ है, फ्लैट शूज, और एक इंसान है खवातीन की तरह की, वो नोकीली सी सैंडल पहनी हुई है, ऐसी ऐसी सैंडल पहनी हुई है नोकीली सी। ये दो लोग हैं, एक का आप पैर देख ले जी, इसके पैर में एरिया ज्यादा है, देखिए जी कितनी बड़ी स्पेस है जी, जगह कितनी बड़ी है, एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया एरिया। जबकि इस वाले का आप देखें जी स्पेस थोड़ी सी कम है, यानी एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया, कम है जी। तो एरिया ये वाला जो है इसमें एरिया ज्यादा है, प्रेशर जो है वो कम डिवेलप होगा, कम डिवेलप, और इसका एरिया कम है तो प्रेशर जो है वो ज्यादा डिवेलप होगा, ज्यादा डिवेलप हो जाता है प्रेशर। तो अगर आपकी कोई जैसे कीचड़ है, कीचड़ के अंदर एक इंसान, ये दोनों इंसान कीचड़ में चले आए, ये वाला आदमी जो है, ये वाला आदमी, इसका चूंकि प्रेशर कम है, ये जरा देर देर से कीचड़ के अंदर एंटर होगा, दलदल के अंदर देर से जाएगा क्योंकि प्रेशर कम है। जबकि ये वाला जो है आदमी, इसका प्रेशर चूंकि ज्यादा है ना, तो ये जल्दी जल्दी एंटर होगा, प्रेशर ज्यादा है। तो हम क्या देख रहे हैं, एरिया बड़ा मायने रखता है प्रेशर के अंदर। ठीक है जी, तो प्रेशर क्या हो गया, आपके एक ऑब्जेक्ट में यूनिट एरिया को जितनी फोर्स प्रोवाइड की जा रही होती है उसको आप कहते हो प्रेशर। इसका फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाय A। आपका प्रेशर जो होता है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके यूनिट की बात करें, इसके नेचर की बात करें, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जबकि इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम सिंपल जबान में पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है जी, स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल, और पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने इस पे एक लॉ पेश किया हुआ था, तो उस पर इसका नाम रखा गया पास्कल। अब हम बात करते हैं जी प्रेशर ऑफ डिफरेंट मैटर, क्योंकि हम तो मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, प्रेशर नाम की एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैटर की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन पर प्रेशर के मामला क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड की। सॉलिड की तो यही करी है हमने, चले मैं दोबारा लिख देता हूँ। सॉलिड की तो हम ये इतनी देर से जब बात कर रहे थे सॉलिड की कर रहे थे कि सॉलिड पे जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाय A। सॉलिड का जो प्रेशर होता है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर होता है वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स की वजह से प्रेशर डिवेलप हो रहा होता है उसका फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाय A। सॉलिड ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर डिवेलप हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो ये तो सॉलिड की बात कर रहे थे हम काफी देर से। अब हम बात करते हैं
गैसेस की, और गैसेस की सबसे बेहतरीन एग्जांपल ले लेते हैं हम एयर। गैस मैटर होती है, एयर जो होता है वो गैसेस से बनी हुई होती है, गैस मैटर है, मैटर का प्रेशर होता है, एयर का भी प्रेशर होगा, ठीक है, एयर का भी प्रेशर होगा। याद रखें, मैटर, ये जो प्रेशर होता है, ये प्रॉपर्टी तमाम मैटर्स में पाई जाती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तीनों किस्म के मैटर में आपको ये वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रेशर। इलास्टिसिटी पर अब मैंने आपको बताया था, दो तीन राय है, सॉलिड में मौजूद होगी, लिक्विड गैस की, कुछ लोग इलास्टिसिटी मानते, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन ये जो प्रेशर नाम की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको तीनों किस्म के मैटर में मिलेगी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड में जो प्रेशर होता है, ये उसका फॉर्मूला है F/A। सॉलिड का प्रेशर तो बहुत इजी, मैं आपको इतनी सारी एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो सॉलिड की दी, कील की, चप्पल की, वो सारी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सॉलिड पे तो प्रेशर डेवलप हो रहा है, मैंने आपको एग्जांपल के जरिए दिखा दिया, और फॉर्मूला भी उसका बता दिया मैंने आपको। एयर की बात करते हैं, हमारी जो हवा होती है विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और गैसेस भी एयर, या इसको गैस कर लेते हैं। ये दूसरा मैटर हम देख रहे हैं कि गैस के अंदर प्रेशर कैसा होता है, कैसे होता है। तो आपके पास जो हवा मौजूद होती है, आपकी जो हवा होती है एयर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपकी जो हवा होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, आर्गन होती है, नायॉन होती है। तो काफी गैसेस का मिक्सचर है। लिहाजा अगर आप एयर की बात कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आप गैसेस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैं प्रेशर ऑफ गैसेस को समझने के लिए एयर की एग्जांपल ले रहा हूँ। बात समझ आई? मैंने तीनों मैटर पर प्रेशर स्टडी करना है, सॉलिड का हो गया, अब मैं गैस का स्टडी करने जा रहा हूँ, फिर मुझे लिक्विड का करना है। अब मैं गैस को स्टडी करने के लिए मैं एयर को स्टडी कर लेता हूँ, बात एक ही है, क्योंकि एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर होती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये जो आपका प्रेशर नाम की प्रॉपर्टी है, ये तीनों किस्म के मैटर में आपको मिलती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। लिहाजा एयर हैज प्रेशर, एयर के अंदर भी प्रेशर होगा, एयर के अंदर भी प्रेशर होता है जी, क्योंकि एयर गैसेस से मिलके बनी हुई है, गैसेस एक मैटर होता है, लिहाजा एयर में प्रेशर होगा। क्यों होगा जी? देखिए सीधी सी बात है, आपके पास जो एयर है वो मिलके बनती है बहुत सारी गैसेस से। गैसेस जो होते हैं वो मैटर होते हैं, और मैटर आप किनको कहते हो? हर वो चीज जो वजन रखती है, यानी गैसेस का क्या है? मास। गैसेस का मास होता है बिकॉज इट इज मैटर। गैसेस मैटर है जी, और मैटर की तो बुनियादी डेफिनेशन यही है, एनीथिंग व्हिच possesses मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो आपका जो गैस होता है, गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब मास रखते हैं। इन सब के अंदर क्या चीज है? मास। ये मैटर है। और आप जानते हैं फिजिक्स के अंदर हर चीज जिसका मास होता है उसका क्या होता है? फिर वेट होता है जी। अगर ऑब्जेक्ट का मास है तो आप उसके मास को जी के साथ मल्टीप्लाई कर दे, वेट बन जाता है। तो जिस चीज का मास होगा उस चीज का वेट होता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो आपकी गैसेस हैं, दे हैज वेट। ये जो आपकी हवा में जितनी भी गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, ये सारी मिलके ये जो आपकी एयर बना रही है, एयर का वजन है, मास है जी एयर का। और मास की वजह से इसका क्या होता है जी? वेट। एयर हैज वेट। और वेट क्या है? वेग एक लिहाज से फोर्स होती है, ये वो फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है। इसका मतलब है सीधी जबान में हम कह लें कि एयर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही होती है। अब इस एयर के अंदर जो भी लोग होते हैं ना, उन सब पे इसकी फोर्स लग रही होती है, और उस फोर्स की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? प्रेशर, जिसको आप कहते हो एयर प्रेशर। ठीक है, तो मैं जरा दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाती है बात। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैंने सॉलिड का प्रेशर स्टडी कर लिया, मैं गैस का प्रेशर स्टडी करने जा रहा हूँ। हमारे पास जो एयर होती है, एयर जो होगी आपके पास, इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। इन गैसेस का, चूंकि ये मैटर है, इनका मास होता है, इन सारी गैसेस का मास होता है। और हर चीज जिसका मास होगा उसका क्या होता है जी? वेट होता है। और वेट जो है दरअसल एक फोर्स होती है जो अर्थ अप्लाई कर रही है। तो ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना, इन सब पर ऑक्सीजन, अर्थ जो है फोर्स अप्लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से ये आपके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहती है। अब चूंकि फोर्स होती है जी, इन गैसेस के अंदर एक फोर्स हो गई, और फोर्स की वजह से आपको पता है काइंड का प्रेशर पैदा हो जाता है। इन फोर्स की वजह से ये जो आपकी गैसेस के वेट हैं, इनकी वजह से प्रेशर मौजूद होता है, इनके अंदर प्रेशर मौजूद होता है, जिसको आप कहते हो फिर एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनको ही कहते हो आप। तो अगर आपके पास ये मैं हूँ जी, सपोज करें मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, ये मैं खड़ा हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या मौजूद है जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो कि ये सब मिलके आपकी एयर बना देती है, ये एयर है मेरे से। इन सारे ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का क्या है, मास है। क्योंकि इनका मास है तो अर्थ इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा और वेट के नाम से इनके अंदर एक फोर्स डिवेलप होगी, और वो फोर्स मुझ पर ऐसे एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, मुझे ये फोर्स जो है मुझ पर दबाव डाल रही होगी, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव। इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आपके पास ये एक जूस का डब्बा है जो कि खाली है, ये एक आपके पास जूस का डब्बा है जो कि क्या है, एम्प्टी है। इस वक्त जब तक ये खाली है ना, इस पर जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी ना कि आप पर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो इर्द गिर्द की जो एयर है, इर्द गिर्द की जो एयर है वो इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, इसको आप कहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक प्रेशर अप्लाई कर रही होती है। लेकिन ये चूंकि डब्बा खाली है तो अंदर भी इसके हवा मौजूद है, और अंदर की हवा जो है वो ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रही होती है बाहर की तरफ, तो डब्बे पे बाहर की तरफ से भी हवा जो है प्रेशर अप्लाई कर रही है, अंदर के अंदर जो अंदर इसके हवा है वो भी एक बाहर की तरफ हवा प्रेशर अप्लाई कर रही है। ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आपका डब्बा जो है वो नॉर्मल हालत में रहता है। तो डब्बे के बाहर वाली हवा प्रेशर दे रही है अंदर की तरफ, डब्बे के अंदर जो हवा है वो प्रेशर दे रही है बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, आपका जो है डब्बा वो खाली है। लेकिन अगर आप इस डब्बे में से हवा निकाल दो, अक्सर हम करते हैं ना, शक कर लेते हैं जी सारी हवा निकल जाती है, अगर मैं इसमें से एयर रिमूव कर दूं, ये सारी एयर में इसमें से निकाल दूं, फिर क्या होता है, आपका डब्बा क्रश कर जाता है। ऐसा हो जाता है ना, अगर आप बोतल ले लो सॉफ्ट ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक, वो भी यही होगा, उसमें से आप हवा निकाल दोगे, क्रश हो जाता है डब्बा। क्यों? क्योंकि आपने अंदर वाली हवा गायब कर दी। जैसे आपने ये हवा निकाल दी तो अब ये जो अंदर प्रेशर डिवेलप हो रहा था ना, हवा तो खत्म, तो वो प्रेशर भी खत्म, तो अब ये जो बाहर वाला प्रेशर है ना, ये आपके डब्बे को क्रश कर देगा, आपका डब्बा ऐसे हो जाता है। ऐसे नहीं होता है जी, आपके पास लेस का पैकेट है, ये लेस का पैकेट है, अब बाहर वाली जो हवा है वो अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर हवा है एयर, वो ऐसे बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही होती है, दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आपका ये जो डब्बा है ये नॉर्मल रहता है। लेकिन जब आप इसको दबा देते हैं या इसमें से आप हवा सक कर लें, आप इसको अंदर की बाहर की तरफ फूंक मारे, इसमें से आप हवा रिमूव कर दें, फिर क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये क्रश हो जाता है, ऐसे क्रश हो जाएगा डब्बा जो है, ये लेस का जो कागज है ये सुकड़ जाता है। क्यों? बाहर वाले प्रेशर ने अब इसको दबा दिया। तो हमें ये डेमोन्स्ट्रेट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत कॉमन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम जरा रिपीट करें जी यहाँ तक की कहानी को। हमने क्या पढ़ा जी, अब हमने इलास्टिसिटी तो पढ़ ली, पता नहीं कहाँ गया, हाँ ये हमने इलास्टिसिटी पढ़ ली। अब हमने मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी स्टडी करा है, विच इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड दैट हर एरिया को जितनी फोर्स मिल रही होती है उसको आप कहते हो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर के लिए कंडीशन जरूरी है फोर्स का होना, बगैर फोर्स के तो प्रेशर हो भी नहीं सकता। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाय A, प्रेशर फोर्स से डायरेक्टली और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स का यूनिट, प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम, मैंने आपको बताया ये तो प्रेशर एक नाम की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर किन किन मैटर में होता है। तो मैटर की तीनों स्टेट्स में प्रेशर पाया जाता है। सॉलिड में भी आपको प्रेशर जनरेट होगा, लिक्विड में भी प्रेशर जनरेट होता है, और गैसेस में भी प्रेशर जनरेट होता है। सॉलिड का प्रेशर आपको मैंने कील और इसकी एग्जांपल दी, सॉलिड में प्रेशर मौजूद होता है। अगर आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें एक प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है। कितना जनरेट होता है, ये फॉर्मूला है इसका, F डिवाइडेड बाय A। इस फॉर्मूले से आप पता कर लोगे कि आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर जनरेट हुआ है। तो कील पर आप जब आप किसी कुर्सी पे बैठते हो तो आपने फोर्स अप्लाई करी, उस कुर्सी पर फोर्स लग गई, अब उस कुर्सी में प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसी तरह जो गैस होते हैं, मैटर की जो दूसरी स्टेट होती है गैस, उनमें भी प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्योंकि ये जो आपकी इसकी बेहतरीन एग्जांपल हवा है जी, हवा की सूरत में तो आपको इसकी कॉमन डेमोन्स्ट्रेशन नजर आती है। आपकी हवा जो है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है, इन गैसेस का मास होता है, क्योंकि ये मैटर है, ये मैटर है, लिहाजा इनमें मास होता है, और हर मास वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है,
लिहाजा इन मासेस के साथ वजह से इनके अंदर एक फोर्स पैदा हुई होती है जिसको आप वेट कह रहे हो। अब ये फोर्स जैसे आप पर पड़ती है तो आपके यूनिट एरिया में ये फोर्स जितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है उसको हम कहते हैं गैस का प्रेशर या एयर का प्रेशर, उसको हम कहते हैं सिंपल जबान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉमन तरीन एग्जांपल मैंने आपको ये दो एग्जांपल से मैंने इसको समझाया। अब हमने तीसरा जो हमारे पास मैटर की स्टेट होती है लिक्विड, उस पर प्रेशर को हमने स्टडी करना है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसका हम फिर एक प्रेशर का फॉर्मूला बनाएंगे भी, ड्राइव भी करेंगे। तो अब ये जो तीसरा मैटर होता है सॉलिड लिक्विड तो हो गया, सॉरी सॉलिड और गैस तो हो गया, लिक्विड का जो प्रेशर है हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि लिक्विड पे प्रेशर जो होता है वो होता है या नहीं होता। होता तो है, मैंने तो आपको बताया, लेकिन मैं आपको प्रूफ करूंगा कि होता है कैसे, कैसे पता चलेगा आपको कि वाकई में होता है। और फिर उसका फॉर्मूला क्या है वो हम ड्राइव करेंगे। फिर उस प्रेशर से रिलेटेड लॉ है पास्कल लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस चैप्टर में, तो हम उस पास्कल लॉ को पढ़ेंगे तो ये हमारे पास जो है सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी वो भी हमारे पास खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आएगी, वो आर्चिमिडस प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, बुओयांसी वगैरह, वो हम देखेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस चैप्टर में टाइम लग जाएगा।